हाय गाइस, तो आज हम अकाउंट्स का चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स करेंगे। पहली एंटिटी इकोनॉमिक टर्म यूनिट होती है जो बिजनेस एंटिटी हो सकती है या नॉन बिजनेस एंटिटी हो सकती है। बिजनेस एंटिटी मतलब जो प्रॉफिट के लिए बिजनेस किया जाता है, जिसमें मोटिव सपोर्ट करता नहीं सोसाइटी को जबकि पैसा कमाना होता है। और नॉन बिजनेस एंटिटी वो होता है जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब उनका मोटिव पैसा ना कमा के लोगों की सहायता करना होता है, जैसे चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हो गए, कल्चरल सोसाइटीज़, क्लब्स एक्सेट्रा। उसके बाद आती है अगली टर्म बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसके कारण किसी भी बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अफेक्ट हो सकती है। जैसे कि आज यदि मुझे किसी से पैसा लेना था मेरे बिजनेस में और उसने मुझे मना कर दिया, तो मेरे पास जो पैसा आना था वो नहीं आया। ना आने के कारण जो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन है वो मेरी एक डाउनफॉल में जाएगी। उसके बाद आ जाता है इवेंट मतलब कोई भी हमने ट्रांजेक्शन्स की उसका रिजल्ट क्या एक्चुअल में निकला। जैसे कि एक सचिन था, उसने अपना बिजनेस शुरू किया 5 लाख के साथ, उसने इन्वेस्ट किया, उसके बदले उसने क्या किया, साथ में उसने परचेज किए गुड्स 4 लाख के जो कैश के लिए, और सेल्स 3/4 ऑफ दीज गुड्स फॉर 3,80,000। उसने 20,000 पे कर दिए रेंट के लिए। अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि ट्रांजेक्शन्स क्या हुई कि उसने इन्वेस्टमेंट की, परचेज किए गुड्स और कैश सेल की इतने की और पेमेंट कर दी है। ये तो ट्रांजेक्शन्स, उसने क्या क्या पेमेंट्स की और क्या क्या पेमेंट्स उसके पास रिसीव हुई, पेमेंट्स पेड और पेमेंट्स रिसीव्ड। और इवेंट्स क्या हुए कि उसको प्रॉफिट हुआ। कैसे प्रॉफिट हुआ, उसने बेचा इतने पे, कॉस्ट उसको खर्चा इतने का हुआ तो उसको प्रॉफिट हुआ। तो हमने बेचने पे क्या उसका रिजल्ट हमें मिला उसको बोलते हैं इवेंट। ठीक है, ये इसके एग्जांपल है, ये आप पढ़ सकते हो। उसके बाद आता है अकाउंट एक इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन होती है जो हम, जैसे हमने कुछ भी रिकॉर्ड करना है तो हम उसके नाम पे रिकॉर्ड करेंगे। फिर आ जाता है कैपिटल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपके आगे बहुत ज़्यादा काम आएगी, तो इसको मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट। अब कैपिटल क्या होता है कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो ऑनर हुआ। जब वो ऑनर पैसा इन्वेस्ट करता है ना एक बिजनेस में, तो ये माना जाता है कि जो बिजनेस है और जो पर्सन है ऑनर है वो दोनों अलग अलग हैं। तो जब ऑनर पैसा देता है एक बिजनेस को तो उसको कैपिटल बोलते हैं, कि कैपिटल के बिना तो कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट हो ही नहीं सकता। आज सपोज ऑनर है, वो एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है और वो यदि कोई भी यूनिट मतलब कुछ भी पैसे नहीं डाल रहा है इसमें, तो अभी तक बिजनेस के पास तो पैसे ही नहीं है ना, पैसे नहीं है, तो वो क्या करेगा कि ये इसको बिजनेस को पैसे देगा। अब ये इसके लिए ना एक कर्जा टाइप्स में हो गया, कर्जा हो गया, तो उस कर्जे को बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, तो हमेशा ये होता है कि कैपिटल ना ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको ना अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। क्या होती है कि जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं ना एक ऑनर, वो हमेशा एसेट्स माइनस लायबिलिटी होता है। अब ये जो दोनों टर्म्स है ना, ये मैं आपको बता देती हूँ। एसेट्स होते हैं जिससे फ्यूचर में हमें पैसा जनरेट होगा। जैसे कि मेरे पास कोई कार है, तो मैं कल को मेरे को पैसा चाहिए तो मैं कार को बेच के पैसा ले सकती हूँ। और लाइबिलिटीज क्या हुआ कि मेरे लिए एक कर्जा हो गया, कर्जा। ठीक है, अब कर्जा कैसे, मुझे इसको कभी ना कभी पे करना पड़ेगा। अब बोलोगे कि कैपिटल और लाइबिलिटी में डिफरेंस क्या हुआ, तो डिफरेंस क्या है कि जो कैपिटल होता है ये ऑनर का पैसा होता है हमेशा। ऑनर के पैसा जब हम रीपे करना पड़ता है हमें, मतलब रीपेमेंट या हमारे लिए जो भी लाइबिलिटी है वो जब ऑनर के लिए होती है उसको बोलते हैं कैपिटल। और लाइबिलिटी हमेशा आउटसाइडर्स के लिए होती है, जब हमें आउटसाइडर्स को पे करना हो तो उसको बोलते हैं लाइबिलिटी।
सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है। अब हमेशा कैपिटल जो है ना वो एसेट्स माइनस लायबिलिटी होना चाहिए, कि जितना पैसा, जितने की चीज़ें मैंने खरीद रखी है और जितना मुझे पैसा देना है, इन दोनों को जब मैं माइनस कर दूंगी तो मतलब मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल की आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो और मैंने मतलब आपको बता दिया। उसके बाद ये डेफिनेशन आ गई, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अब इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको आएंगे, ये अगली वाली चैप्टर्स में आ जाएंगे, वो आप देख लेना। तो अब हम आगे करेंगे। अब मेन इंपॉर्टेंट बात कि हम जो कैपिटल है ना, इसको ऑनर्स इक्विटी, नेटवर्थ और नेट एसेट्स भी बोल सकते हैं। अब ये याद रखना कि ये अभी सिर्फ याद करने के लिए ज़रूरी है, बट ये 12th में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, तो इसको दिमाग में रखना। अब आता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब जब ऑनर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, ऑनर इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, तो उसको तो बोलते हैं कैपिटल। पर जब ऑनर पैसा विड्रॉ करता है, किससे? बिजनेस से, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। ठीक है, तो ऑनर को हमेशा अपने रूटीन के और पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए पैसा चाहिए होता है, तो वो हमेशा जब बिजनेस से निकालता है उस पैसे को, तो अपने ड्राइंग्स बोलते हैं। उसके बाद लायबिलिटी, ये लायबिलिटी वही होगी जो लायबल होते हैं टू पे टू आउटसाइडर्स। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसमें मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो टर्म्स होते हैं, वो लोग होते हैं जिनसे हमने कोई चीज़ परचेज तो कर ली, बट मैंने उनको अभी तक पैसा नहीं दिया। तो मैंने आज पैसा नहीं दिया, मुझे 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, महीने बाद, साल बाद, जब भी मुझे उनको पे करना पड़ेगा, तो वो मेरे लिए एक लायबिलिटी है। और वैसी एसेट्स में मेरे पास एग्जाम्पल होता है डेटर्स का। अब डेटर्स कौन होते हैं? जिनसे मुझे पैसा लेना है, मैंने उनको सामान तो बेच दिया, बट उन्होंने अभी मुझे पेमेंट नहीं की, तो उनको डेटर्स बोलते हैं। ये दोनों एसेट्स और लायबिलिटी के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इंटरनल लायबिलिटीज़ और एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। ये एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, और इसमें बस यही होगा कि जैसे कैपिटल मैंने बताया था, इंटरनल लायबिलिटी मतलब जो ऑनर की लायबिलिटी होती है, और एक्सटर्नल लायबिलिटी जो आउटसाइडर्स की होती है। अब लायबिलिटीज़ क्या होता है? एसेट्स और लायबिलिटीज़ दोनों ना दो तरह की होती है। करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। ये भी करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज। अब इसको लॉन्ग टर्म नॉन करंट और लॉन्ग टर्म बोलते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और इसको बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। इसमें भी सेम हो गया, लॉन्ग टर्म एसेट्स, या इसको फिक्स एसेट्स भी बोल सकते हैं, और ये हो गया शॉर्ट टर्म एसेट्स। ठीक है, अब होता क्या है, करंट एसेट्स वो होते हैं जिनको हम बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 12 मंथ्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैश हो गया, ये तो ऑलरेडी कैश में ही है, कैश एट बैंक। मैं बैंक से कभी भी पैसा निकलवा सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद होते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। ये टर्म आगे वाले चैप्टर्स में तुम्हें आएगी। इसको हम बेच के ना कभी भी पैसा ले सकते हैं।
उसके बाद आ जाता है इसके एग्जांपल्स। नॉन करंट क्या हो गया, सपोज नॉन करंट वो एसेट्स होते हैं जिनको हम पैसे में कन्वर्ट करने में हमें थोड़ा टाइम लगता है, जैसे कि कोई भी मेरे पास प्लांट है या मेरे पास कोई भी लैंड पड़ा है, तो मैं उसको कभी भी, मेरे पास ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास जो उसके कस्टमर्स हैं कि मुझे लैंड बेचनी है तो मेरे पास हमेशा कोई ना कोई अवेलेबल होगा या बहुत जल्दी मेरी ज़मीन बिक जाएगी। मुझे हो सकता है साल लग जाए, 2 साल लग जाए, तो मैं उसको कभी भी, मुझे यदि अर्जेंट नीड है ना पैसे की, तो मैं कभी भी लैंड पे डिपेंड नहीं हो सकती, क्योंकि ये कब बिके कब ना बिके ये कभी भी डिपेंड नहीं करता, मतलब कभी भी हम सर्टेन नहीं होता। ठीक है, वैसे ही प्लांट एंड मशीनरी हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। वैसी लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज जिसको हमें 12 मंथ्स के अंदर अंदर पे करना होता है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म जिसको हमें 12 मंथ से ज़्यादा में बाद में पे करना होता है। जैसे कि हमने बैंक लोन लिया, बैंक लोन मैंने लॉन्ग टर्म बैंक लोन ले लिया, मुझे 2 साल 3 साल बाद पे करना है, तो वो मेरे लिए नॉन करंट लाइबिलिटी होगी। और यही मैंने यदि कोई क्रेडिटर्स से पैसा लिया, मतलब मैंने किसी से सामान परचेज कर लिया बट मैंने उसको पेमेंट नहीं की, तो वो मुझे ये तो है नहीं कि मैंने आज कोई चीज़ परचेज कर ली तो मैं उसको 2 साल बाद पेमेंट करूँगी, नहीं, मैंने कोई भी चीज़ आज परचेज किया तो मैं उसको 12 महीने साल के अंदर अंदर पेमेंट कर दूँगी, और वो मैक्सिमम 2 या 3 महीने ही होता है वैसे, तो उसको नॉन करंट लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। तो ये देख लो यहाँ पे नॉन करंट या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ जो 12 महीने से ज़्यादा पेमेंट हमें करनी होती है, बाद में करनी होती है 12 महीने से, और करंट में मतलब हमें विद इन 1 ईयर पेमेंट करनी होती है। अब एसेट्स मैं बता ही चुकी हूँ, जो हमने पैसा जनरेट किया और उससे कोई भी हमें बेनिफिट हुआ फ्यूचर में ट्रांजैक्शंस करने से, वो होता है एसेट्स। ठीक है, और नॉन करंट एसेट्स वही हो गया जो जैसे प्लांट और मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर हो गया, जिससे पैसा जल्दी से जल्दी जनरेट नहीं हो सकता। अब इधर करंट एसेट्स वही कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर। इसको एक्टिव एसेट्स भी बोलते हैं, शॉर्ट लाइव्ड एसेट्स भी बोलते हैं, जैसे डेटर्स हो गया इसका एग्जांपल। ठीक है, स्टॉक हो गया, हमने कोई भी चीज़ परचेज की आगे बेचने के लिए, तो वो बेचने के लिए हमारा मोटिव उसको 1 साल से ज़्यादा रखने का नहीं है, उसका हमारा मोटिव है कि हम उसको विद इन 12 मंथ्स बेच के पैसा ले लें। ठीक है, तो कि कोई भी बिजनेस कर रहा है तो उसका मोटिव ये नहीं होगा ना कि मैं 2 साल बाद कोई भी चीज़ बेचूं। तो ये अब आगे क्या आता है कि एसेट्स ना और 2 तरह के होते हैं। ये तो हो गया टाइम के बेसिस पे कि 12 महीने और 12 महीने से ज़्यादा पे। एक आते हैं टेंजिबल एसेट्स और नॉन टेंजिबल एसेट्स या इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, टेंजिबल एसेट्स वो होते जिनको मैं टच कर सकती हूँ या टच कर सकती हूँ, फील कर सकती हूँ, उसकी प्रेजेंस, फिजिकल एग्जिस्टेंस है। इधर से इनटेंजिबल में वो हो गया जिसको मैं देख नहीं सकती, टच नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, सिर्फ फील कर सकती हूँ। ठीक है, देख नहीं सकती। ठीक है, उसको बोलते हैं जिसकी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। अब इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हुआ, इनटेंजिबल का पेटेंट। ठीक है, कॉपीराइट, कोई चीज़ मैंने बेची और मैंने उसका कॉपीराइट ले लिया कि कोई और बेच ना पाए इसको, तो कोई बेच नहीं सकता इसमें, मेरे पास कुछ वो नहीं है कि मेरे उस चीज़ की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, वो बस साइन हो चुके तो अब ये कोई काम नहीं कर सकता। और टेंजिबल एसेट्स वही जो भी सारे हम बैलेंस शीट में देखते हैं, जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं, कोई भी जैसे प्लांट एंड मशीनरी ले लो। ठीक है, कैश हो गया या डेटर्स हो गए। ठीक है, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब
टेंजिबल एसेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमने टेंजिबल और इंटेंजिबल कर लिया। अब इसमें अभी तक हम देख लेते हैं पहले कि इम्पोर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी थी। ठीक है, तो यहाँ तक कोई एज सच नहीं थी, बस ये इवेंट्स वाली कर लेना। कैपिटल बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी ये इक्वेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तुम्हें चैप्टर मिलेगा यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे हम जब अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे ना, ये सारा चैप्टर इस पे ही है। A इजकल टू C प्लस L, एसेट्स इजकल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी पे, ये सारा तुम्हें चैप्टर इस पे ही मिलेगा। और ये सबसे ज़्यादा मतलब बेस है ये तुम्हारा इस पूरी अकाउंट्स का। ठीक है, तो ये उसके बाद ड्राइंग्स भी एज सच मतलब इसके साथ ही पूछी जा सकती है, कैपिटल के साथ। और ये लाइबिलिटीज़ के जो मैंने ये बताया था, ये सारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें ये चारों है ना, ये याद कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं तुम्हें बता देती हूँ आगे। अब होते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं, जब हम ना हमारे पास वो एसेट तो नहीं है बट हमने उसको शो कर रखे कि वो हमारे पास है, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है ना वो हमने अच्छी नहीं है हमारी। देखो उससे कोई पैसा नहीं आ सकता, उससे कुछ नहीं है, बस वो एक दिखाने के लिए हमने दिखा रखी है। जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। अब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस क्या होता है कि सपोज मैंने आज कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। अब मैंने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ना करने से पहले अपनी एडवर्टाइजमेंट कर दी उस पर। एडवर्टाइजमेंट कर दी ना, तो मुझे खर्चा हुआ 10 लाख का सपोज, ठीक है। अब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही बिजनेस के लिए कुछ खर्चा कर दिया। अब मैं इसको ना जब मेरा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा तो मैं इसको रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि बिजनेस का है तो मैं तो रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा ना कि हाँ मैंने 10 लाख इस बिजनेस पे लगाए। अब जब मैंने लगाए 10 लाख रुपए, अब जो मेरी पहले इनकम हुई ना, जो मुझे पैसा मिला वो मुझे मिला सपोज 15 लाख का, ठीक है। और मैंने खर्चा इसमें ये दिखा दिया 10 लाख का, तो जो मुझे नेट मेरा प्रॉफिट हुआ ना वो हुआ 5 लाख का इस हिसाब से। जबकि जो ये 10 लाख का खर्चा किया था ना, हमने ये सिर्फ 1 साल के लिए नहीं किया था, ये हमने कुछ आने वाले सालों के लिए किया था, मोर देन 1 ईयर। तो हमने एक ही साल में क्यों रिकॉर्ड किया? इसको तो हमें उन सालों तक यूज़ करना चाहिए था जब तक ये था, मतलब जितने सालों के लिए हमें बेनिफिट मिला। तो हमेशा क्या करते हैं, सपोज मैंने बोला कि 10 लाख मैंने कमाए ना, तो उससे 10 लाख मैंने खर्चे, तो उसमें मुझे 5 सालों के लिए बेनिफिट मिला, ठीक है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे हर साल अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आता है ना, उसको 2 लाख से दिखाना चाहिए। अब ये कैसे है, 10 लाख मेरा खर्चा हुआ, 5 सालों के लिए मुझे बेनिफिट मिलेगा, तो हर साल मुझे 2 लाख का खर्चा हुआ। अब यदि इस हिसाब से देखें तो इस साल में मुझे क्या होगा कि मुझे इनकम तो हुई 15 लाख की, एक्सपेंस मेरा था 2 लाख का, तो मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो हुआ मेरा 13 लाख का। तो देख लो ये 5 लाख और ये 13 लाख, इसमें कितना डिफरेंस आ गया, ठीक है। जो बाकी एक्सपेंसेस अब हमने उनको एक बार इग्नोर किया सिर्फ एक ये कॉन्सेप्ट करने के लिए। तो हम क्या करते हैं कि अब खर्चा तो 2 लाख का हमने दिखाया, जबकि हुआ हमें 10 लाख का खर्चा है,
तो हम क्या करते हैं कि जो बचा हुआ 8 लाख होता है ना, 8 लाख, इसको हम एसेट्स में दिखा देते हैं एज फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, अब आगे आ जाता है कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट्स मतलब जो पैसा आ रहा है बट वो रेगुलर बेसिस पे कभी भी नहीं आएगा, वो कभी बहुत ओकेजनली आता है। जैसे कि मैंने आज ज़मीन बेची जबकि मेरा बिजनेस कपड़ों का है, तो मैं ज़मीन हर रोज़ नहीं बेचूंगी, मेरा रेगुलर इनकम सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो कभी कभार बाई चांस आने वाली इनकम है। और रेवेन्यू होगी जो मेरी डेली रूटीन के सोर्स ऑफ इनकम है रेगुलर बेसिस पे। तो कैपिटल रिसिप्ट्स वो हो गई जो रेगुलर बेसिस पे नहीं होती है, रेवेन्यू मतलब जो रेगुलर बेसिस पे होती है। ठीक है, तो इसके ये एग्जांपल्स हैं, ये पढ़ लेना, और बाकी मैं मेन तो बता ही चुकी। हाँ, तो अब अपने करेंगे एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब कोई भी हम खर्चा कर रहे हैं, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी कर रहे हैं या इनकरिंग द लायबिलिटी। ठीक है, ये हो गया एक्सपेंडिचर। देखो 3 तरह के हो सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कोई हम एसेट परचेज करें, मतलब जो हम रेगुलर बेसिस पे खर्चा नहीं करते, कभी कभार खर्चा करते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो हमारे रेगुलर बेस पे खर्चा होता है और जिसका बेनिफिट हमें 1 साल के अंदर अंदर ही मिलता है, 1 अकाउंटिंग पीरियड के लिए मिलता है, उसको बोलते हैं हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये हो गया। अब इसका सबसे इम्पॉर्टेंट है, या तो डिफरेंस आ जाएगा कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स में, या आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ये 11th में भी आएगा, ये 12th में भी आएगा, ये फर्स्ट ईयर में भी आएगा, तो इसको सबसे अच्छे से कर लेना। ठीक है, फिर आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये मैंने तुम्हें बताया था कि कोई खर्चा हमने किया जिसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा पे मिलेगा, तो उसको हर साल हम रिटर्न ऑफ राइट ऑफ करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि उसको जितना इस साल होएगा उतना कर देंगे राइट ऑफ, जो बैलेंस बचेगा उसको हम एसेट साइड में एज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शो कर देंगे। फिर आता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब जो हमारे डे टू डे लाइफ में खर्चे होते हैं कोई रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, जैसे मैंने किसी सामान खरीदा, रेंट पे किया, कमीशन लिया, पे किया, सैलरी दी मेरे स्टाफ को, तो वो सब मेरे रेगुलर बेसिस के खर्चे हैं। फिर आता है इनकम। इनकम बहुत डिफरेंट होता है उससे, रेवेन्यू से। जैसे कि इनकम होता है कि हमने नेट कितना कमाया, नेट कितना कमाया। ठीक है, अब ये कमाया किससे? हमारे सेल ऑफ गुड्स से, मतलब हमारा हम जिसका बिजनेस कर रहे थे उससे हमने कितना कमाया। तो हमने रेवेन्यू मतलब कितना पैसा आया, कितना पैसा आया, इसमें कॉस्ट भी ऐड है प्लस प्रॉफिट भी, माइनस एक्सपेंसेस, हमें कितने हमने खर्चे किए। तो नेट हमारे पास हमारा एक्स्ट्रा जो हमें जनरेट पैसा हुआ है उसको बोलते हैं इनकम। ठीक है, फिर प्रॉफिट भी यही होता है कि टोटल रेवेन्यू कितना था और टोटल एक्सपेंडिचर जब हम उसको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। उसके बाद आता है गेन। गेन वही होता है कि हम जब हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अलावा जब कोई काम करते हैं और उसमें हमें जो पैसा एक्स्ट्रा मिलता है उसको बोलते हैं गेन। जैसे कि मैंने एक मेरी प्लांट एंड मशीनरी थी जो कि मेरी बैलेंस शीट में मेरे पास रिकॉर्ड हुई थी ₹5 लाख, और मैंने उसको सेल कर दी सपोज 8 लाख में, तो मुझे यहाँ पे गेन हुआ है ₹3 लाख का। ठीक है, ये मेरा बिजनेस नहीं है, ये मैं बाई चांस कभी कभार कर रही हूँ, तो उसको बोलते हैं गेन। और वही यदि हमें उस पर लॉस हो, हमें नेगेटिव में जाए कि हमें पैसे मिले कम है और मेरा खर्चा ज़्यादा हुआ तो उस पर लॉस आ जाएगा। परचेज मतलब मुझे कोई भी चीज़
आगे बेचनी है या मैन्युफैक्चरिंग के लिए परचेज करनी पड़ी, मैन्युफैक्चर करना था और मुझे उसको बेचना है आगे, फिनिश गुड में कन्वर्ट करता है तो उसको बोलते हैं परचेज। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो फिनिश गुड्स में, या सीधा रीसेल करना हो तो वो भी कर सकते हैं। जैसे सपोज होलसेलर है तो वो परचेज कर लेगा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में और फिर उसको रीसेल कर देगा। परचेज रिटर्न, हमने परचेज किया था बट उसमें कोई डिफेक्ट था या कुछ था तो हमने उसको रिटर्न कर दिया, तो परचेज रिटर्न। वैसी सेल्स, हमने जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे थे उसमें जो भी माल बेच रहे हैं तो वो सेल्स में आ जाएगा। अब हम कस्टमर को लगा कि उसमें कोई डिफेक्ट है या उसमें कुछ भी दिक्कत है या उनको पसंद नहीं आया जो भी, उसके कारण उन्होंने उसको रिटर्न कर दिया तो उसको बोल देंगे सेल्स रिटर्न। गुड्स मतलब जो भी हम बेच रहे हैं या जो हमने मैन्युफैक्चर कर दिया और वो पूरा कंप्लीट हो गया, बिकने के लिए तैयार है, उसको बोलते हैं गुड्स। स्टॉक और स्टॉक एंड ट्रेड बोलते हैं। स्टॉक मतलब हमारे पास आज कितना स्टॉक पड़ा है कि हम उसको बेच पाए, मतलब हम मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं और हमारे गुड्स तैयार हैं और हम उसको यदि बेचना चाहें तो हम कितने, मतलब कितना स्टॉक हमारे पास पड़ा है। अब ये ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता है कि हमारे साल स्टार्टिंग पे या उस दिन कितना स्टॉक पिछले साल का पड़ा था या पिछले दिन का पड़ा था, और क्लोजिंग मतलब उस दिन के एंड पे हमारे पास कितना माल पड़ा है। इन्वेंट्री मतलब मैन्युफैक्चर है तो उसके लिए इन्वेंट्री 3 तरह की होगी, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल मतलब हमने अभी तक इस मटेरियल से फिनिश गुड्स के लिए प्रोसेस किया ही नहीं, जैसे कि सपोज कोई मैन्युफैक्चरर होता है तो वो क्या करता है, ये कोई माल खरीदेगा, ठीक है, मतलब रॉ मटेरियल इनपुट टाइप्स में, फिर प्रोसेस करेगा और फिर यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा जो कि हमारा फिनिश गुड्स होता है। और यदि बीच में रह जाए तो उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब अभी कंप्लीट होने के लिए बाकी है। ठीक है, तो जब वो इन्वेंट्री जो पड़ी है जो अभी कन्वर्ट नहीं हुई है, यहाँ पे कितना पड़ा है उसको बोलते हैं इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। जो यहाँ पे पड़ा है अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ बट रॉ मटेरियल नहीं रहा वो, उसको वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। और फिर जो फिनिश हो गया, जो बेचने के लिए तैयार है, उसको बोलते हैं फिनिश गुड्स। ये हो गया। अब कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे होती है कि हमारे पास साल दिन के एंड पे या कब भी हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा है। सपोज ये होता है, वैसे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब हमने जो माल बेचा उसके लिए हमने कितना खर्चा किया, तो ये होता है हमेशा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो यदि हमें ये निकालना है तो क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, इधर आ जाएगा ये ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो ये इससे निकल जाएगा। इसमें जो डिफरेंस है ये नहीं इम्पॉर्टेंट। अब आता है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब मैंने आज सामने वाले ने मेरे से माल तो खरीद लिया बट मुझे उसने पेमेंट नहीं की, तो उसको बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्लूड करते हैं डेटर्स भी और बिल रिसीवेबल्स भी। डेटर्स और बिल रिसीवेबल एक तरह के होते हैं। डेटर्स में बस क्या होता है कि हमने उनसे लिखवाया नहीं, ऑन पेपर हमारे पास कुछ भी नहीं है कि हमने इनसे पैसे लेने हैं, बल्कि बिल रिसीवेबल्स के ऊपर हमारे पास ना एक पर्चा होता है जिसके ऊपर हम लिखवाते हैं कि इसने हमसे ये परचेज किया था, ये हमें इस दिन पेमेंट कर देगा और इससे मेरे को पैसे लेने वाले बाकी हैं। ठीक है, अब इसके जस्ट अपोजिट टर्म्स होती हैं ट्रेड पेबल्स और क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। ट्रेड पेबल्स और ट्रेड रिसीवर। पेबल्स मतलब मैंने किसी से माल खरीद लिया बट मैंने उसको पेमेंट अभी तक नहीं की,
इसमें इंक्लूड होते हैं क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स में मैंने कोई भी साइन नहीं किया या उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है ये बताने के लिए कि हाँ मैंने उनको पैसे देने हैं, तो मैं भाग भी सकती हूँ। यहाँ पे ये थोड़ा रिस्की होता है। और यहाँ पे डेटर्स मेरे लिए रिस्की होंगे, क्रेडिटर्स उनके लिए रिस्की है, ठीक है। बिल्स पेबल में उनके पास भी एक पेपर ऑन पेपर है और मेरे पास भी कि मुझे उनको पे करने हैं और उनको पता है कि उन्होंने मुझसे लेने हैं, बस ये डिफरेंस होता है। कॉस्ट मतलब मुझे उस चीज़ को बनाने के लिए या उस चीज़ को उस दुकान तक लाने के लिए क्या क्या खर्चे करने पड़ते हैं, क्या क्या मेरे खर्चे हुए, उसको बोलते हैं कॉस्ट। वाउचर होता है जब हम कैश पेमेंट करते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना हम वाउचर्स बनाते हैं कि हाँ हमने ये चीज़ इतने में हमने यहाँ पे पे किया, जिससे हमारे पास कल को रिकॉर्ड हो कि हमारा जो कैश है वो कहाँ का यूज़ हुआ, उसका हमारे पास पूरा रिकॉर्ड होता है, तो उसको बोलते हैं वाउचर। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस पर तो ध्यान देने की ज़रूरी है ये वाली टर्म, बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल, और कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, इनकम, और यहाँ पे ये डिफरेंस तो मैं बता ही चुकी थी, और इससे पहले वाले भी सारे इंपॉर्टेंट मैं बता चुकी, ठीक है। फिर आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट होते हैं दो तरह के, डिस्काउंट होते हैं दो तरह के, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। इसकी मेरी रील भी बनी हुई है, तो आप वो भी देख सकते हो, और बाकी मैं ये यहाँ पे वापस से एक्सप्लेन कर ही रही हूँ। और एक सेकंड मैं नोट्स ले आऊँगी इसके। हाँ, तो अब नोट्स से हम यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट कर लेंगे। अब डिस्काउंट मतलब मैंने जब भी एक सेलर अपने कस्टमर को कोई भी एक कम पैसे जब पे करता है तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट। जैसे सपोज मैंने 100 रुपये की चीज़ थी वो, और मैंने 90 रुपये पे किए, तो मुझे 10 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। अब डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट ये इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि हम कितनी क्वांटिटी परचेज करते हैं। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी हम परचेज करेंगे उतना ज़्यादा हमें ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। ये डिपेंड नहीं करता कि हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं या कैश ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, ना इसकी कोई सेपरेट एंट्री पास की जाती। फिर वैसे दूसरी तरफ होता है कैश डिस्काउंट। ये ना ऑलमोस्ट वैसे प्रमोट करता है कि हम कितनी जल्दी पेमेंट कर रहे हैं। जैसे ये क्वांटिटी पे डिपेंड करता है और ये डिपेंड करता है कि हम कितनी जल्दी पेमेंट कर रहे हैं। इसलिए ना जैसे हमें सपोज मैं एक सेलर हूँ, मैं तो मेरा एक बिजनेस है, तो मैं जो पेमेंट जल्दी नहीं करते ना, मैं उनको ये बात बोलूँगी कि यदि आप मुझे आज पेमेंट कर दोगे ना, तो आप मुझे 100 रुपये की जगह 80 रुपये दे देंगे, तो मुझे 20 रुपये का डिस्काउंट देंगे। जबकि यदि आप लेट पेमेंट करोगे तो आपको 100 रुपये ही देने पड़ेंगे, बट आप जल्दी पेमेंट करोगे, अब भी पेमेंट कर दोगे, तो आप 80 रुपये दे देना। तो ये जो 20 रुपये होगा ये मेरा कैश डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि हम कैश ट्रांजेक्शन्स करें। ये अलाउ होते हैं सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स पे, इसलिए इसकी सेपरेट एंट्री भी पास की जाती है। तो ये तो हो गया ये। उसके बाद हम करेंगे, ये आ गया डिस्काउंट। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें डिफरेंस आ सकता है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में, ठीक है। रिबेट मतलब हमने कोई भी चीज़ बेची और उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, तो हमें जो हमारी जो वैल्यू थी ना, वो हमने उसको वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड वो हमने घटा दी, ठीक है। ये ना ट्रेड डिस्काउंट होता है, ये कैश डिस्काउंट होता है। ये बस हमारी पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स जो हमने बेचे या उसमें डिफेक्ट के कारण हमें कुछ उनको अमाउंट कम करनी पड़ती है, तो उसके कारण। फिर आता है जीएसटी। जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब हम जब भी कोई चीज़ बेचते हैं ना, तो उस पर हमने ना जीएसटी कलेक्ट करना पड़ता है। आज सपोज मैं कोई 100 रुपये की चीज़ बेच रही हूँ, तो मुझे उस पर 18% जीएसटी लेना पड़ेगा। तो मैं उनसे 118 रुपये लूँगी, जिसमें से 100 रुपये तो मेरे होंगे और 18 रुपये ना मुझे गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे। तो जो ये 18 रुपये होंगे ना, उसको अपने बोलेंगे जीएसटी, ठीक है। अब उसके साथ कुछ अदर इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स होते हैं, ये हम जल्दी कर लेते हैं। इसमें से मैं बता देती हूँ इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले तो बैड डेटर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और लाइव स्टॉक,
बस। इसके अलावा मैंने तुम्हें सब कुछ मार्क करवा दिया, जो जो इम्पोर्टेंट था, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो हम जल्दी से कर लेते हैं। एंट्री मतलब हम कोई भी ट्रांजैक्शन या इवेंट को जब भी रिकॉर्ड करते हैं तो उसको एंट्री में एंट्री लिखते हैं, ठीक है। बैड डेटर्स मतलब मुझे जिससे पैसा लेना था उसने मुझे यदि पैसा देने से इनकार कर दिया कि अब मेरे पास डेटर्स के पास, मेरे पास ऑन पेपर कुछ भी नहीं है कि भाई मुझे उनसे पैसा लेना है, तो बैड डेट्स उनको राइट ऑफ कर दूंगी कि जिनसे मुझे पैसा लेना था वो नहीं आ रहा, तो वो बैड डेट्स हो गए, ठीक है। इंसॉल्वेंट मतलब जिससे मैंने पैसा लेना था वो बिल्कुल डूब गया, अब उसके पास एक पैसा ही नहीं है, तो यदि मुझे 10 लाख लेने हैं तो वो किसी भी हालत में मुझे नहीं मिल सकते, क्योंकि उसका सब कुछ बिक गया, उसके बाद भी उसके पास कुछ भी नहीं है, तो वो उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब, ठीक है। तो अब हम करेंगे स्टोर्स मतलब कोई भी मेरे पास स्पेयर पार्ट्स पड़े हैं कोई मशीनरी के, या मेरे पास पैकिंग मटेरियल पड़ा है, या जो मुझे पैकिंग करती हूँ उसका जो भी सामान पड़ा है, तो उसको बोलते हैं स्टोर्स। ये तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है। रेवेन्यू मतलब कोई भी इनकम ऑफ रेगुलर नेचर, मतलब जो भी मेरा जिस चीज़ का भी बिजनेस है उससे मेरे पास जो भी इनकम आ रही है, जो भी पैसा आ रहा है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब जो मैं ये रेवेन्यू हो गया कि मैं कोई भी सोर्स से यदि मेरे पास पैसा आ रहा है, कि मैं सपोज प्लांट और मशीनरी बेच रही हूँ, या मैंने रेंट कमीशन मेरे को मिला, या मुझे रेंट रिसीव हुआ, ये सब रिवेन्यू में आ जाए। जो भी पैसा कहीं से भी पैसा आ रहा है उसको बोलेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब जो मैं जिस चीज़ का बिजनेस कर रही हूँ उससे जो पैसा आता है उसको बोलते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। टर्नओवर मतलब कि मेरी कितनी टोटल सेल्स हुई है एक पर्टिकुलर पीरियड में, तो उसको बोलेंगे टर्नओवर। उसके बाद आता है लाइफ स्टॉक डोमेस्टिक एनिमल्स, जैसे हम ना हॉर्सेस लेते हैं तो हमारे लिए वो एसेट्स होता है, तो ऐसी जो भी हम जानवर लेते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जिनको लाइफ स्टॉक बोलते हैं, तो वो आ गया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मतलब हम ना कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, आज सपोज मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया जिससे मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मुझे वो रिटर्न दे, कि सपोज मैंने 100 रुपये लगाए तो वो मुझे 110 रुपये दे, तो 100 तो मैंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा था, 10 मुझे रिटर्न में मिला, एक्स्ट्रा मिला, तो उस जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं मतलब मैं किसी कंपनी में पैसा लगाती हूँ तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो इसके साथ हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स भी बता दी जो पेपर में आ सकती हैं, जो इसके क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो हम अगली वीडियो में करते हैं, और इसके साथ हम MCQ और वगैरह सब नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।